दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन का भविष्य तय करेंगे ये 7 दिन। जानिए किस राज्य में कैसी बन रही है संभावनाएं। जी आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन को लगे हुए 1 माह से अधिक समय बीत चुके हैं और अब लोगों की नजरें इस पर हैं कि आने वाले 4 मई से लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। शुरुआत करते ही यूपी से, जहां प्रदेश वासियों का संयम और अनुशासन के 7 दिन तय करेंगे कि 4 मई से या यहाँ लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस मसले पर वह केंद्र के फैसले के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन एक साथ नहीं हटाया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि राज्यों पर कैसे बन रहे हालात। हम बात करें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार इशारा कर चुकी है कि जब तक किसी भी जिले में संक्रमण रहेगा तब तक लॉकडाउन खोलना चुनौतीपूर्ण होगा। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत कर रही है। करीब 10 जिले कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं, लेकिन 18 जिले संवेदनशील श्रेणी में हैं। यहाँ संक्रमण रोकने के लिए सरकार रणनीति बना रही है। और इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया था कि एक भी जिले में कोरोना के केस रह जाएंगे तो लॉकडाउन खोलना हमारे लिए मुश्किल भरा है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए संकेतों में साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार भले ही 4 मई को लॉकडाउन खोल दे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी अवधि कुछ बढ़ाई जा सकती है। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में व्यवसायिक गतिविधियों पर 27 अप्रैल तक लगी रोक को 3 मई तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि 3 मई तक प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। उसके बाद केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है उस पर निर्भर करेगा कि इसको हम आगे कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही दिल्ली सरकार आगे की दिशा तय करेगी। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर जो रियायत दी है वे दिल्ली में भी लागू की जा रही हैं। आपको बता दें कोरोना संक्रमित मरीजों की हालत में सुधार के लिहाज से हरियाणा भले ही देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है, इसके बावजूद हरियाणा को लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन खोल देने से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ऐसे संकेत पहले गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं, फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनकी बात की मोहर लगाई है। दुष्यंत ने कहा कि 3 मई तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि को धीरे धीरे व चरणबद्ध तरीके से खोलना होगा। शराब की दुकानें भी 3 मई तक बंद रहेंगी, यानी साफ है कि 3 मई से पहले तो हरियाणा में लॉकडाउन खुलेगा ही नहीं। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन एक साथ नहीं हटाना चाहिए, चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकारों को दे, इसके बाद राज्य सरकार धीरे धीरे अवसर देकर लॉकडाउन पर निर्णय ले सकती है। और बिहार में दुकानें खोलने और आवश्यक सेवाओं को शुरू करने का फैसला जिले से मिले फीडबैक के आधार पर लिया जाएगा और सभी जिलों से केंद्र सरकार के आदेश का हवाला देकर वहां की अधिकतर स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है। और वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन खोले जाने के लिहाज से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थितियां सरल नजर नहीं आ रही हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सीएम उद्धव ने किया साफ, प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं चलेगी स्पेशल ट्रेन, दूसरा रास्ता खोजेगी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना की वजह से 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिस वजह से बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है, जिस पर अब सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और साथ ही कोरोना की वजह से हुई 2 पुलिसकर्मियों की जान जाने पर दुख भी जताया है। और महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक के 7600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों की पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही हैं, क्योंकि सरकार भीड़ नहीं चाहती है, वरना लॉकडाउन को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वहीं सीएम उद्धव ने रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ हैं, मौजूदा वक्त में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मचारी हमारे भगवान हैं, उनका आदर करना चाहिए, यही असली पूजा है।
और अब बता दें कि गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 3000 पहुंचा। यहां अकेले अहमदाबाद से 2000 कोरोना मरीज। जी हम बात करें कि गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के पार चली गई है और कुल मरीजों में से 282 ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा यहां 134 लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि विगत दिवस 256 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और 6 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 3 लोगों की जान अहमदाबाद में और बाकी 3 लोगों की जान अन्य जिलों में हुई गई है। जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 182 अहमदाबाद में, 4 गांधीनगर में, 5 भावनगर में, 2 छोटा उदयपुर में एवं शेष नए कोरोना मरीज अन्य जिलों से हैं। और आपको बता दें कि शनिवार रात गुजरात में कोरोना वायरस के 3071 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2003 मामले अकेले अहमदाबाद से हैं। ये शहर गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इस एक शहर में ही 86 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद 1600 से ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ राज्य के कुल मरीजों के आधे से भी ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि शिवराज सरकार ने महिलाओं को सौंपा मास्क बनाने का जिम्मा। एक मास्क के मिलेंगे 11 रुपए। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को मास्क बनाने की मंजूरी दे दी है। शिवराज ने शनिवार को जीवन शक्ति योजना लॉन्च की और इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपए का भुगतान किया जाएगा। और महिलाओं को घर में मास्क बनाने के लिए और उन्हें राज्य के लोगों को मुहैया कराने के लिए शिवराज सरकार ये योजना लेकर आई है। शिवराज सिंह ने कहा कि मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फायदा होगा बल्कि वो एक पूर्ण कार्य में भागीदारी करेंगी। और इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं 0755-2700-800 पर फोन कर अपना पंजीकृत करा सकती हैं। और एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। तैयार किए गए मास्क उन्हें नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। इसी दौरान उन्हें भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मैसूर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि तबलीगी जमात पर बोले हार्दिक पटेल कि एक गलती पर गाली तो दे देते हो, वो दूसरों के लिए खून दे रहे हैं, ये भी तो तारीफ करो। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने तबलीगी जमात की तारीफ में ट्वीट किया है। हार्दिक ने रविवार को लिखा कि एक गलती पर तुरंत गाली देते हो लेकिन सराहनीय कार्य पर प्रशंसा जरूर करना चाहिए। तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। हरियाणा में झज्जर हॉस्पिटल में 129 मरीज ठीक हो गए हैं। उनमें से कई अब दूसरे मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने को तैयार हैं। ये भी काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि 1-2 रोज पहले ही झज्जर के सलौदा गांव में रहने वाला दिल्ली पुलिस का एक जवान कोरोना पॉजिटिव निकला और उस जवान की ड्यूटी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में थी, जिसे दिल्ली एम्स के अंतर्गत आने वाले झज्जर के वाडसा कैंसर इंस्टीट्यूट के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जबकि उसके गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां सर्वे भी किया। इसी बीच ये खबर आई कि झज्जर के हॉस्पिटल में भर्ती कई मरीज कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और वे कई अन्य गंभीर मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जिनमें अधिकतर जमाती लोग हैं। हार्दिक का बयान इन्हीं को लेकर आया है। आपको बता दें हार्दिक पटेल ने इससे पहले गुजरात में तेजी से फैले संक्रमण पर भी ट्वीट किया था। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की टेस्ट संख्या कम करने की खबरों के बीच आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसलिए कम टेस्ट करा रही है ताकि मरीज ना मिले। हार्दिक बोले ये मोदी का झूठा गुजरात मॉडल है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात कोरोना मरीजों की संख्या में देश में पहले स्थान पर ना पहुंचे, इसी वजह से गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि टेस्टिंग की संख्या कम कर दी जाएगी। बस इसी तरह झूठ और फरेब दिखाकर मेरे भारत को भाजपा ने ठगा है।
और उन्होंने कहा कि देश में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़े आए रोज डरा रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो सूबे की सरकार इसके संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी हद तक सफल रही है और यहाँ अब तक मिले कुल मरीजों में से आधे से ज्यादा को ठीक किया जा चुका है। हालांकि साथ ही कोरोना के नए मामले भी सामने आ रहे हैं। शनिवार रात से रविवार दोपहर 1 बजे तक 7 नए मरीज मिले, जिनमें से 4 मरीज पानीपत में, 2 मरीज हिसार में और 1 मरीज सोनीपत से मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 294 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि संघ प्रमुख भागवत बोले कि भड़काने वालों की कमी नहीं, लेकिन मुस्लिमों से दूरी बनाना भी ठीक नहीं। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को देश के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि भड़काने वालों की कमी नहीं है, इसका लाभ लेने वाली ताकतें भी हैं। यदि कोई भय से या क्रोध के वश में आकर कुछ गलत कर देता है तो पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाना ठीक नहीं है। संघ प्रमुख ने देशवासियों से ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की अपील की है। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी लोगों को घर में रहकर ही ये जंग जीतनी है, सभी अपने घर में रहें और भगवान से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना होगा जिससे जरूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचे। मसला हमारे देश का है, इसलिए हमारी भावना सहयोग की ही रहेगी। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में तबलीगी जमात की घटना की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भय से या क्रोध के वश में आकर कुछ गलत कर देता है तो पूरे समुदाय को लपेटकर उससे दूरी बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों को उकसाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। उकसाना क्रोध को जन्म देता है और क्रोध गलतफहमी पैदा करता है। धीरे धीरे ये गलतफहमी चरमपंथी कृत्यों को जन्म देने लगती है। हम जानते हैं कि ऐसी ताकतें जो इससे लाभान्वित होती हैं, वे ताकतें कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में हमें सजग रहने की जरूरत है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पीएम मोदी की मुख्यमंत्री के साथ आज होगी बैठक। लॉकडाउन से बाहर आने का बनेगा रोड मैप। आपको बता दें कि जैसे जैसे 3 मई की तारीख नजदीक आ रही है, सरकार ने लॉकडाउन से बाहर आने का रोड मैप बनाने की दिशा में प्रयास बढ़ा दिया है। 3 मई के बाद देशव्यापी लॉकडाउन संभवतः राज्यवार हो जाए, यानी राज्य में कोरोना संक्रमण के अनुसार वहां लॉकडाउन को उसी अनुपात में खोलने की इजाजत मिल सकती है। राज्यों को आधिकारिक रूप से लॉकडाउन को खोलने या बढ़ाने की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से हवाई सेवा, रेल सेवा में कुछ शर्तों के साथ जरूर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दिए जाने को भी संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में हालात की समीक्षा होगी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक्शन प्लान मांगा गया है। अपने राज्य में किए जा रहे प्रयासों के साथ उन्हें ये भी बताना है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। वैसे अंतिम फैसला 1-2 मई के आसपास की स्थिति को देखते हुए ही होगा। यूं तो लगभग आधा दर्जन राज्यों ने अभी से संकेत देना शुरू कर दिया है कि वे लॉकडाउन को अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाना चाहते हैं। सोमवार की बैठक में उनसे औपचारिक रूप से पूछा जा सकता है। और ध्यान रहे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। बहरहाल शनिवार को दुकानें खोलने का निर्णय जिस तरह राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था, उससे ये संकेत है कि केंद्र अब लॉकडाउन की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से राज्यों को देना चाहते हैं। और सूत्रों का कहना है कि इसका ये अर्थ नहीं है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बचेगा। जहां जरूरी होगा वहां निर्णय भी लिया जाएगा और निर्देश भी दिया जाएगा। राज्यों से समन्वय भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि 3 मई तक क्या सभी राज्यों में लॉकडाउन खुल जाएंगे? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को झटका। अब जुलाई 2021 तक केंद्र कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। जी, हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। और इस दिशा में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किश्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक
लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2020 के वास्ते दिए जाने वाले महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए और डीआर का भी भुगतान ना हो। जो डीए रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान नहीं होगा। हालांकि मंत्रालय ने यह जरूर कहा है कि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जारी रहेगा। सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर भुगतान होता रहेगा और इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को भी असर पड़ेगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं में लगातार कटौती कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का भुगतान करने के लिए कहा था। और अब बता दें कि देश भर में क्या है मौसम का हाल। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज। बिहार में 9 लोगों की जान गई। जी हम बात करें कि रविवार सुबह राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश हुई जिसने मौसम का मिजाज बदल दिया और चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। इसके अलावा कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश हुई है। वहीं बिहार से बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की खबरें आ रही हैं। सारण जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा उत्तराखंड में ओलावृष्टि से सब्जियां खराब हो गई हैं। और बात करें दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह मौसम बिल्कुल खुशनुमा हो गया। शनिवार रात की उमस भरी गर्मी आज सुबह ठंडे मौसम में बदल गई। दिल्ली, नोएडा समेत कई इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में आज दिन भर आसपास आसमान में बादल छाए रहने की हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी और विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।